हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस विद ऋषभ। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में वीडियो बनाओ। अभी काफ़ी टाइम हो गया मैंने वीडियो नहीं बनाई है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं फाइनेंस रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ये वीडियो डेडिकेटेड होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, कैसे काम करता है, किसको लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, एंड क्या मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर सिर्फ एक दो म्यूचुअल फंड्स में आपको अपने पैसे लगाने चाहिए। सो देर ना करते हुए लेट्स गेट इनटू इट। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स है। मतलब अगर आप शेयर मार्केट में जाओ, आप एक स्टॉक रिलायंस का खरीद सकते हो, आप एक स्टॉक टाटा मोटर का खरीद सकते हो या फिर मल्टीपल स्टॉक्स खरीद सकते हो। बट अगर आपको एक ही बारी में मल्टीपल कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड इज द वे। म्यूचुअल फंड आपको वो ऑप्शन देता है जिसके थ्रू आप एक ही बारी में मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया में ये 1993 से 95 के बीच में शुरू हुआ था और तब रिलायंस ने, जो कि अब निपॉन है, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड निकाला था। 93-95 से लेके अब तक लगभग 30 साल हो चुके हैं और इन 30 सालों में इस फंड ने लगभग 23% का रिटर्न दिया है एनुअलाइज्ड। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा रिटर्न दिया, जबकि एफडी या फिर बाकी इंस्ट्रूमेंट्स आपको 7-6-7% इससे ज़्यादा नहीं देता है कोई भी। तो अब मैं आपको अपनी कैलकुलेशन बताता हूँ कि अगर 93-95 में मैं होता तो एटलीस्ट मेरी सैलरी 5,000 तो होती उस टाइम पे, और मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट करता और अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ाता। अब लोग आज की रेट में बताते हैं बट मैं आपको टाइम पे पीछे ले जाता हूँ। तो 93 से 500 रुपये डालना स्टार्ट हुए और हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाया। तो 30 साल बाद बोले तो आज 2024 में आपका पोर्टफोलियो 3,98,00,000, बोले तो लगभग 4 करोड़ का होगा, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट फॉर रिटायरमेंट। तो म्यूचुअल फंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड, जो कि इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी में इन्वेस्ट करता है। उसके बाद सेक्टोरल फंड, जैसे बैंकिंग का कोई फंड है तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसे ही और भी फंड होते हैं लाइक आर्बिट्राज फंड, हाइब्रिड फंड, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंड होते हैं। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मैं मैक्सिमम स्मॉल कैप मिड कैप में देता हूँ एंड कुछ हिस्सा लार्ज कैप में देता हूँ। अगर आपको जानना है कि मेरा एसेट एलोकेशन क्या है, कितना मैंने लार्ज कैप में लगाया, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, तो कमेंट कीजिए यस, एंड मैं उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपना पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करूंगा, एज वेल एज ये बताऊंगा कि इसके पीछे मेरी क्या स्ट्रैटेजी है। तो डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये तो हमें पता लग गया एंड आपने भी देखा ही होगा। पर म्यूचुअल फंड्स ही क्यों, एंड म्यूचुअल फंड्स में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए स्टार्टिंग में एक बंदे को? तो म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म होराइजन का प्लान है। मतलब लगभग 7 से 10 साल अगर आप इसमें रहोगे तभी आपको इसके असली बेनिफिट्स दिख पाएंगे, तभी कंपाउंडिंग आपके लिए काम कर पाएगी। अगर हम म्यूचुअल फंड के टॉप 5 बेनिफिट्स देखें तो सबसे पहला, आपको स्टॉक रिसर्च नहीं करनी। एक म्यूचुअल फंड मैनेजर है जो कि आपके लिए सारी स्टॉक रिसर्च करेगा एंड आपके पोर्टफोलियो में उसी हिसाब से एलोकेशन करेगा। जैसे कि हो सकता है आपके पोर्टफोलियो का 5% HDFC बैंक में लगा दे, 3% रिलायंस में लगा दे, तो ये सारा काम म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके लिए कर रहा है। दूसरी चीज़, आपका पैसा एक स्टॉक में लगने के बजाय मल्टीपल स्टॉक्स में जा रहा है। तो सपोज करिए आपका पैसा 50 स्टॉक्स में गया, 50 में से हो सकता है कि 10 ना चले, 40 चल जाए, तो आपका पैसा इतना रिस्क में नहीं जाएगा जहाँ पे आपके पोर्टफोलियो के डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो। इसीलिए म्यूचुअल फंड को एक एज होती है ओवर द स्टॉक्स। तीसरा बेनिफिट, अगर आप रिलायंस का स्टॉक खरीदने मार्केट में जाओगे तो लगभग आपको 2900 रुपये के ऊपर मिलेगा एंड आपको कम से कम एक स्टॉक लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में आप फ्रैक्शंस में लाइक 0.1 रिलायंस का स्टॉक आप नहीं ले सकते। तो ऐसे में आते हैं म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे आप 500,000 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो एंड वो पैसा आपका डाइवर्सिफाई हो जाएगा। रिलायंस में भी लग रहा होगा, कुछ HDFC में भी लग रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके जैसे मल्टीपल इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं एंड वो एक कलेक्टिव अमाउंट होके म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास जा रहा है एंड उसी अमाउंट को वो फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। चौथा बेनिफिट, आप लास्ट 10 साल के पूरे रिटर्न्स चेक करो। एफडी ने कितना रिटर्न दिया है, पीपीएफ ने कितना रिटर्न दिया है, एनपीएस ने कितना रिटर्न दिया है, या फिर और कोई गवर्नमेंट स्कीम है तो उसने कितना रिटर्न दिया है। आपको ये मिलेगा कि म्यूचुअल फंड ने सबको बीट ही किया है। हाँ, ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जो कि बहुत मल्टीबैगर चले गए या फिर जो पेनी स्टॉक थे आज बहुत महंगे हैं, बट मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अगर मैं आपको एक कंसिस्टेंट वे में बताऊं तो म्यूचुअल फंड को आप किसी से भी कंपेयर कर लो, आप एफडी से कर लो, आप पीपीएफ से कर लो, आपको वो बेटर ही मिलेगा लास्ट 10 सालों में। पांचवा बेनिफिट,
आपको यहाँ पे LTCG टैक्स बेनिफिट मिलता है 1,25,000 का। बोले तो अगर मैंने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया एंड उसमें मेरे को 1,25,000 का लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हुआ। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बोले तो 1 साल से ज़्यादा मैंने उसको होल्ड किया किसी म्यूचुअल फंड को, एंड मेरे को उसमें 1,25,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो नॉन टैक्सेबल है। उतने में मेरे को टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो 1,25,000 के प्रॉफिट में आपको अब कोई टैक्स नहीं देना है, जो कि पहले 1 लाख रुपए हुआ करता था। बट हाँ, टैक्स बढ़ा के LTCG इसके ऊपर अगर आपका अमाउंट होगा तो उस पर आपको पहले जहाँ 10% टैक्स देना पड़ता था, अब आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। अब आ जाती है ये बात, मैंने बहुत लोग देखे हैं वो डिले करते हैं कि यार अभी तो मेरा टाइम नहीं है, अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे म्यूचुअल फंड में या किसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी तो मज़े करते हैं ये सब। तो ये लेने किसको चाहिए म्यूचुअल फंड्स, कब इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मेरा अपना मानना ये है, एज सून एज आपकी जॉब लग जाए, आपको म्यूचुअल फंड में एक छोटा अमाउंट जो भी आपके बस की है, एक छोटा अमाउंट जो भी आपके हिसाब से पॉसिबल है, वो आपको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही जॉब लगे, हो सकता है 1-2 महीने आपको सेटल होने में लग जाए, बट थर्ड महीने या फिर फोर्थ महीने से एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए कि आप एक रेगुलर इन्वेस्टिंग की हैबिट डेवलप कर दो। एंड ये मोस्टली म्यूचुअल फंड से ही होता है। एक बार आप म्यूचुअल फंड सीख जाओ, आपको पता चल जाएगा मार्केट कैसे बिहेव करती है, तो हो सकता है आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। बाय द वे, अगर आपको क्रिप्टो कॉइन्स चेकआउट करना है तो मेरे चैनल में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी क्रिप्टो मार्केट काफ़ी डाउन है, तो एक अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का। अब कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं ये बोलूँगा ये एक पर्सनल थिंग है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि 50,000 जिनकी सैलरी है वो 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी 1 लाख सैलरी है वो सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके गोल्स अलग हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले आपका गोल क्या है। आप कोई रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, आपको आगे कोई कार चाहिए, या फिर कुछ भी आपका गोल हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अमाउंट और ड्यूरेशन देखनी पड़ेगी। अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, या फिर हमें कौन सा प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। तो यार मेरे हिसाब से सारे प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट सेम ही है। मैं पर्सनली ग्रो यूज़ करता हूँ क्योंकि उसका यूज़र इंटरफेस मेरे को अच्छा लगता है। बट आप कोई भी, जैसे कि पैसा बाजार हो गया, ET मनी हो गया, IND मनी हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में है, बहुत सारे एप्लीकेशंस मार्केट में है, एंड आप कोई किसी से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका पैसा आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास जा रहा है या म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जा रहा है। तो ये बस एक मीडिएटर है जो आपकी ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट कर रहे हैं। पहले क्या होता था, आपको बैंक के पास जाना पड़ता था एंड वहाँ से आपको म्यूचुअल फंड्स बाय करने पड़ते थे, या फिर असेट मैनेजमेंट कंपनी में, जो भी कंपनी फंड मैनेज कर रही है, जैसे कि फ्रैंकलिन हो गई या फिर HDFC हो गई, तो उनके पास जाके आपको फिर म्यूचुअल फंड्स बाय करने पड़ते थे। ग्रो या फिर पैसा बाजार या फिर इन कंपनीज का काम ये है, ये आपको एक ईजी वे टू ट्रांजैक्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स दे रही है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो कि बहुत लोगों का क्वेश्चन भी था कि क्या हमें लिमिटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब 1-2 में ही पैसा लगाना चाहिए, या फिर मल्टीपल जैसे कि 4-5 में लगाना चाहिए। तो मैंने हमेशा देखा है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स जितने भी हैं, वो ये रिकमेंड करते हैं कि आप 1-2-3 से ज़्यादा अपने म्यूचुअल फंड्स मत बनाओ, सब पैसा एक ही में डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो बोलते हैं। बट मैं आपको पर्सनली ये बोलूँगा कि आप मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाओ, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट एटलीस्ट डाइवर्सिफाई करके रखो। होता क्या है कि म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है, वो अपनी रिसर्च के बेसिस पे डिसाइड करता है कि कितना पैसा किसी म्यूचुअल फंड का किस स्टॉक में जाएगा। अब है तो वो एक आदमी, है तो वो एक इंसान ही, इंसान से गलतियां हो सकती हैं, तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड किसी 2-3 साल में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ना करे, एंड आपको उसी टाइम पे पैसा चाहिए हो, तो वहाँ से आप पैसा निकाल भी नहीं सकते। बट अगर वहीं आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होगा, तो हो सकता है कि अगर आपके 1-2 म्यूचुअल फंड्स माना आपको डिज़ायरेबल रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं, तो एटलीस्ट दूसरे दे देंगे। तो ये फ़ायदा होता है म्यूचुअल फंड में भी डाइवर्सिफिकेशन का। दैट मीन्स हमें मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा। आप सारा पैसा 1-2 म्यूचुअल फंड में डाल दोगे तो देर इज़ अ रिस्क। मार्केट में आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप चाहे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, इवन गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, देयर इज़ अ रिस्क। तो रिस्क आपको समझना पड़ेगा, एंड रिस्क मैनेजमेंट इसी को कहते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ को डाइवर्सिफाई करके चलें। तो ओवरऑल लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन ऐसा होता है कि आपका कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में है, कुछ पैसा आपका स्टॉक्स में हो सकता है, कुछ पैसा क्रिप्टो में हो सकता है, कुछ पैसा FD में हो सकता है, कुछ पैसा आपके बैंक में लिक्विड हो सकता है, कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस की स्कीम में हो सकता है।
तो ये हर इंसान का अपना डिसीजन है उसको अपने पोर्टफोलियो को कैसे बनाना है। बट उसके अंदर भी अगर आप ऐसा पोर्टफोलियो बना रहे हो कि जिसमें आपने स्टॉक्स में भी पैसा डाला हुआ है, म्यूचुअल फंड में भी पैसा डाला हुआ है, क्रिप्टो में भी डाला हुआ है, एफडी भी करी हुई है, बट एट दी एंड आपने एक एक जगह पैसा डाला है। बोले तो स्टॉक खरीदा है सिर्फ एक, म्यूचुअल फंड भी एक ही म्यूचुअल फंड में सारे पैसे डाले हैं, एफडी भी एक ही बैंक से कराई है, तो देर इज ऑलवेज अ रिस्क। तो रादर देन इतनी सारी जगह इन्वेस्ट करने के लिए पहले एक ही चीज़ में अपने को डाइवर्सिफाई करो। म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट डिफरेंट खरीदो, एक बार आपको लग जाएगी म्यूचुअल फंड का मेरा पोर्टफोलियो अब थोड़ा ठीक है, देन यू कैन जंप ऑन टू डिफरेंट स्टॉक्स और क्रिप्टो। बट स्टार्टिंग में फॉर द न्यू पीपल जो अपनी जॉब स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट कर चुके हैं 1-2 साल में पुराने, या फिर जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट की है, उनको मेरी एडवाइस यही रहेगी कि एज अर्ली एज यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो लेट्स एंड दिस वीडियो। आई होप आपने अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट कर दी होगी, या फिर नहीं करी है तो इस वीडियो के बाद श्योरली आप करेंगे। ऐसी फाइनेंस रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। दो अभी थोड़ी कंसिस्टेंसी नहीं बनी हुई है, बट मैं ट्राई करूँगा कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर आपके म्यूचुअल फंड के रिलेटेड या इन्वेस्टिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करिए एंड मैं उसका श्योरली आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।